हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। फिजिकल एजुकेशन का ये इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हुआ हूं दोस्तों। आपके लिए यूपी टीजीटी, डीएसएसबी, एलटी, बीपीएससी टीजीटी, यस स्टेट, बिहार, एमपी टीजीटी, इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ। और दोस्तों, यह लंबी सीरीज होने वाली है हमारी इस वीडियो में, क्योंकि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। क्वेश्चन प्लस एक आंसर इसका शॉर्टकट में। तो दोस्तों, सभी जितने भी हमारे भाई हैं वो शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के पर्पज से यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में आप लोग गेस करिएगा खुद ही अपना मूल्यांकन कि इससे में कितना हम सही जा रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। अगर आपका जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के टाइम आपका नोटबुक ही काम करेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना बताइएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आगे बनाया जाए। तो दोस्तों, जो हमारा पहला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थापित है? तो इसका जो सही आंसर होगा पटियाला में है दोस्तों। पटियाला में सुभाष नेताजी जो होता है, जिसे बोलते हैं NES के नाम से जाना जाता है, इसका जो बनाया गया था 1961 में बनाया गया था। अगला है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो ये दोस्तों 1984 में हुई थी, जिसे हम साई बोलते हैं। अगला है हमारा, राष्ट्रीय सेवा योजना कब शुरू की गई थी? तो जिसे हम शॉर्टकट में NSS बोलते हैं, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। अगला है, नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो 1971-72 में कभी कभी देता है दोस्तों, उसको भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन 1972 इसमें सही है। अगला है, राष्ट्रीय महिला खेल महोत्सव कब प्रारंभ हुई थी? तो 1975 ईस्वी में। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के पर्पज से। अगला है, YMCA मद्रास की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1920 ईस्वी में। कौन किया था YMCA की स्थापना मद्रास की? तो HC बग को कहा जाता है। अगला है हमारा, YMCA मद्रास के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? HC बग जी थे। अगला है, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1932 में हुई थी। अगला है, गवर्नमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी? तो जो सन है दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, तो इसका जो हैदराबाद का है 1931 ईस्वी में की गया था। इसका उत्तर है हम। अगला प्रश्न है, हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल के संस्थापक कौन थे? तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, उत्तर है वैद्य बंधु, पंडित अंबादास पंत और पंडित अनंत के वैद्य। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आता रहता है दोस्तों, और इसका सन भी है। अगला क्वेश्चन में दिया है, हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल अमरावती की स्थापना कब हुई थी? तो 1914 में हुई थी। बिहार में आया हुआ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड दोस्तों। अगला है, अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुआ था दोस्तों। अगला है हमारा क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम कब से चलाया जाने लगा? तो 1959 में दोस्तों। बहुत इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम। तो 59-60 की जगह अगर दोस्तों आप लोग इसको काट कर 1965 कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला है, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1961 में। अगला प्रश्न है, राजकुमारी अमृत कौर खेल प्रशिक्षण योजना कब शुरू हुई थी? तो 1953 में हुई थी। अगला है क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में दोस्तों। अगला है क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी दोस्तों। और जो यलनापी के नाम से भी जानते हैं, यलनापी के जो लक्ष्मीबाई है, इसको जब डीम्ड विश्वविद्यालय के दर्जा 1995 में दी गई थी। अब आ जाते हैं हम लोग ओलंपिक से दोस्तों।
ओलंपिक का है प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों जो प्राचीन ओलंपिक है वो 776 ईसा पूर्व शुरू हुआ। अगला है प्रश्न, ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होता है। तो जो ओलंपिक खेल का आयोजन होता है दोस्तों शहर में या नगर में होता है, लेकिन ओलंपिया जो था प्राचीन ओलंपिक उस शहर में हुआ था जिसका नाम ओलंपिया शहर था। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेल किस देवता के सम्मान में खेला जाता था। तो जो प्राचीन ओलंपिक होते हैं दोस्तों वो जीएस देवता के सम्मान में खेला जाता था। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों को किस राजा ने समाप्त किया था। तो उत्तर है इसका थियोडिस प्रथम ने किया था, ये 394 ईस्वी में। अगला है हमारा प्राचीन ओलंपिक को केवल किस महिला को देखने की अनुमति थी। तो इसका उत्तर इंपॉर्टेंट है दोस्तों जीएस देवता के मंदिर की पुजारिन जिसका नाम था डेमेतारा। अगला है हमारा क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुआ था, उत्तर इसका है 1896 में। कौन किया था। तो पियर डी कुर्बिटीन ने किए थे। ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों। तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। अगला है हमारा 7 नंबर का जो है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज का प्रयोग कब हुआ था। तो उत्तर है 1920 में एडवर्प ओलंपिक में दोस्तों। और जो ओलंपिक ध्वज था दोस्तों 2013 में इसको बनाया गया, 14 में इसका उद्घाटन किया गया, लेकिन जब फहराया गया था 1920 में और पियर डी कुर्बिटीन को इसका श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ओलंपिक ध्वज का रंग कैसा होता है। तो जो ओलंपिक ध्वज होता है दोस्तों सफ़ेद, जिसमें नीला पीला काला हरा लाल 5 छल्ले होते हैं। ध्वज के छल्ले क्या दर्शाते हैं दोस्तों। अगर क्वेश्चन आ जाता है ओलंपिक के छल्ले क्या दर्शाते हैं तो ये 5 महाद्वीपों का क्या करता है प्रतिनिधित्व करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के एग्जाम के पर्पज से। जितने भी क्वेश्चन आप लोग को इस सीरीज में कराया जा रहा है सब आप लोग के एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन कराया जाता है इस चैनल पर। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोग ज़रूर शेयर कर दिया करें। अगला है ओलंपिक मशाल का प्रारंभ कब हुआ था। तो यह हुआ था दोस्तों 1932 में लॉस एंजलिस जो ओलंपिक से। अगला है सर्वप्रथम किस महिला खिलाड़ी को ओलंपिक ज्योति प्रज्वलित करने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो ये दोस्तों थी जर्मन की धावक गुथर जॉन को। तो अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस महिला खिलाड़ी को ओलंपिक में शपथ लेने का गौरव प्राप्त हुआ। तो उत्तर है इसका हेडी लुसन को। अगला प्रश्न है भारत का आधिकारिक रूप से ओलंपिक में कब सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों इसको आधिकारिक रूप से तो 1928 ईस्वी को सम्मिलित किया गया था। भारत ने ओलंपिक में प्रतिभाग किया था और यह भारत का गोल्डन ओलंपिक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह हॉकी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और कंटिन्यूसली ओलंपिक में 6 गोल्ड मेडल भारत ने जीता है। और टोटल कितने गोल्ड मेडल हैं हॉकी में भारत के। तो 8 गोल्ड मेडल हैं। अगला है प्रश्न प्रथम भारतीय महिला ओलंपियन बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है। तो ये है मेरी डिसूजा जो 1952 ईस्वी को। अगला प्रश्न है ओलंपिक में एकमात्र भारतीय फुटबॉलर जिसने ओलंपिक में हैट्रिक लगाई हो। तो इनका नाम है नेविली डिसूजा जी हैं। अगला है सर्वप्रथम भारतीय हॉकी टीम ने किस ओलंपिक में भाग लिया था। तो 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में। अगला क्वेश्चन है हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किसे हराकर प्राप्त किया था। तो दोस्तों नीदरलैंड को हराकर 1928 में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है हमारे इस सीरीज का भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक में अब तक कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हैं। तो दोस्तों टोटल 8 पदक हैं 1928 में, 32 में, 36 में, 48 में, 52 में, 56 में। इनमें भारत को गोल्ड मेडल प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है 1960 में हॉकी में भारत को ओलंपिक में किसने हराया था। तो दोस्तों ये पाकिस्तान ने हराया था। अगला है क्वेश्चन महिलाओं ने ओलंपिक में कब प्रवेश लेना प्रारंभ किया। तो दोस्तों ये 1900 में प्रतिभाग करना शुरू किए थे
और यह पेरिस ओलंपिक से। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किन ओलंपिक खेलों को एक ही स्टेडियम में कराने का इतिहास बना? तो दोस्तों 1932, 1984 लॉस एंजलिस। दोस्तों हम आप लोगों को जल्दी से क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि यह बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा और ये वन लाइनर क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगला है, भारतीय महिला धावक पीटी उषा ने सर्वप्रथम किस ओलंपिक में भाग लिया? तो 1984 ईस्वी में भाग लिया। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहली बार पदक कब जीता? तो यह जीती 1952 में हेलेंसिकी केडी जाधव ने कुश्ती में। अगला प्रश्न है, सिडनी ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी किसने की? तो ये की है रमनदीप सिंह जी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये है पीटी उषा, जिनको गोल्डन गर्ल्स के नाम से भारत में जाना जाता है। ये अभी हाल ही में भारत की IOA के क्या हैं? अध्यक्ष हैं पीटी उषा जी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य को किसने दिया है? तो यह दिया है फादर हेनरी डिडॉन ने दिया है, जो है CTS LTS फोर्टियस 2020 से एक और वाक्य जोड़ दिया गया है जिसे कम्युनिकेट जिसे बोलते हैं साथ साथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे इस वीडियो का, ओलंपिक समिति की घोषणा कौन करता है? तो ओलंपिक समिति की घोषणा करता IOC का चेयरमैन करता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन ओलंपिक खेल के विजेता को क्या पुरस्कार दिया जाता था? प्राचीन ओलंपिक में जो विजेता होते हैं उनको जैतून की पत्तियों का मुकुट दिया जाता था दोस्तों। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल गीत की रचना किसने की थी? तो ये यूनान के थे, स्प्रिंग समरस कोस्टिन पालामस ने दिया था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में भारतीय टीम को नियंत्रित करने वाली संस्था का क्या नाम है? तो ये दोस्तों है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक के उद्घाटन मार्च पास्ट में सबसे आगे कौन सा देश रहता है? अगर ये रहता है, अब नया जोड़ दिया गया है, ग्रीस देश रहता है क्योंकि वहीं से ओलंपिक की शुरुआत हुई। अगला है, ओलंपिक खेल की कुल अवधि कितनी होती है? तो यह 16 दिन का होता है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। और प्राचीन ओलंपिक खेल 5 दिन का होता था। ओलंपिक शुभांकर की प्रथा कब से प्रारंभ हुई? तो यह 1968 से प्रारंभ हुई दोस्तों। ऑपरेशन ओलंपिक का संबंध किससे है? तो यह सेना से है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों 8 वर्ष का होता है, जो इस समय थॉमस बक जी हैं। अगला है हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ था? तो यह 1927 में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष थे दोबारा जी डमशेदजी टाटा थे और प्रथम सचिव कौन थे? तो वो थे डॉक्टर नेहरान जी थे। अगला है हमारा, प्रथम एशियाई खेल कब हुए थे? तो 4 मार्च 1951 नई दिल्ली में हुआ था दोस्तों। और अगला है हमारा, खेल को खेल की भावना से खेलें किसका मंत्र है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मंत्र है। प्रथम एशियाई खेलों का उद्घाटन किसने किया था? तो उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, जो भारत के राष्ट्रपति थे उस वक्त। अगला प्रश्न है हमारा, एशियन खेलों का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तर है इसका, पहले यह खेल फार ईस्टर्न चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता, फिर वेस्टर्न एशियन खेल के नाम से जाना गया, फिर इसका पुनः नाम पड़ गया क्या? एशियन खेल के नाम से अब तक जाने जाने लगा है दोस्तों। सर्वप्रथम फार ईस्टर्न खेल कब शुरू हुआ था? तो 1913 में शुरू हुआ था दोस्तों। फार ईस्टर्न चैंपियनशिप का नाम वेस्टर्न एशियन गेम कब पड़ा था? तो 1934 में पड़ा था दोस्तों। लेकिन प्रथम एशियाई खेल में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 11 देशों ने भाग लिया था दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और 491 खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग किए थे। अगला है हमारा क्वेश्चन दोस्तों इस सीरीज का, प्रथम एशियाई खेल में महिलाओं की कुल कितनी प्रतियोगिताएं हुई? तो 9 प्रतियोगिताएं हुई। प्रथम एशियाई खेल विजेता राष्ट्र कौन रहा? तो जापान रहा। और सेकंड कौन रहा? भारत रहा दोस्तों। दूसरे एशियाई खेल में कुल कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था? तो 18 राष्ट्र ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, 13वें एशियाई खेलों में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो इसका उत्तर है 9वां स्थान मिला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब तक एशियन खेल में पदक तालिका में
सर्वाधिक पदक जीत का प्रथम स्थान पर कौन देश है? तो यह देश है दोस्तों कौन सा? जापान है, और चीन सर्वोच्च स्थान पर है। अगला है पीटी उषा को उड़न परी को खिताब कब मिला है? तो 1986 के से इन्होंने 4 मेडल जीते थे गोल्ड, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? गोल्डन परी। कहाँ की? भारत की हैं। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, 13वें एशियन खेल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ज्योतिर्मय सिकंदर, जो 800 मीटर दौड़ के धावक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मनीला में है दोस्तों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एशियन खेल का आयोजन कौन करता है? तो ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया करता है। एशिया जिसे ओसीए बोलते हैं, अक्सर ये एग्जाम में आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है? अब आ जाइए आप एनाटॉमी फिजियोलॉजिस्ट में दोस्तों। तो कोशिका झिल्ली का क्या कार्य होता है? तो यह इसका उत्तर है, यह कोशिका के बाहरी सीमा निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहते हैं। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? तो यह एटीपी को उस स्थान पर आवश्यक करता है जहां पर इसकी जरूरत हो जाता है, ले जाने का काम करता है। अगला है दोस्तों प्रश्न, गोल्जी एयरेटर्स का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य पाचन में सहायता करना। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो यह प्रोटीन, चर्बी तथा केंद्रिक अम्ल को अलग अलग तोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, सेंट्रोसोम्स का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है, यह कोशिका विभाजन में अपनी भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राइबोसोम्स का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका प्रमुख कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोशिका का कौन सा भाग आनुवांशिकता में सहायक होता है? तो आनुवांशिकता में अगर सहायक होता है तो न्यूक्लियस है दोस्तों, अंदर पाया जाने वाला क्रोमोसोम्स में। अगला है हमारा, जन्म के समय बालक के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300 हड्डियां होती हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं दोस्तों। अगला है प्रश्न, हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है दोस्तों, लेकिन इसमें 650 दिया गया है, तो ये भी सही है। आप लोग आंसर के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन करिएगा। अगला है, पेशियों की कार्यक्षमता किस यंत्र से मापते हैं? तो ये दोस्तों गोनियोमीटर से मापते हैं, इंपॉर्टेंट है। रक्तचाप किस यंत्र से मापते हैं? तो स्फेग्नोमैनोमीटर से मापते हैं दोस्तों। शरीर के तापमान को किस यंत्र से मापते हैं? तो थर्मामीटर से मापते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो विलियम से हर्बेन जी ने किया था। अगला है हमारा, अशुद्ध रक्त ले जाने वाली नली का क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों फुसफुसी नली बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का शरीर में क्या कार्य होता है? तो यह दोस्तों रक्त को लाल रखता है। अगला है हमारा, शरीर में अतिरिक्त रक्त कहाँ जमा होता है? तो प्लीहा में अतिरिक्त रक्त जमा, जिसे रक्त का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला है, वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है कितना, 250 से 300 ग्राम होता है, लेकिन जो शीश होते हैं उनका 20 ग्राम का होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में थक्का जमाने वाले तत्व का नाम बताएं? तो विटामिन तथा कैल्शियम है। एक सामान्य मनुष्य का 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो दोस्तों 14 से 18 बार क्या करता है? सांस लेता है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य की हृदय गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो ये दोस्तों होती है कितना, 72 बार समान रूप से एक स्वस्थ आदमी सांस धड़कन होती है उसका। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय में एक बार पंप होने पर कितना रक्त प्रवेश करता है? तो ये दोस्तों 70 मिलीलीटर। अगला क्वेश्चन है, श्वसन दर कहाँ से नियंत्रित की जाती है? तो मेडुला से नियंत्रित की जाती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा, वाइटल कैपेसिटी को कैसे मापते हैं? तो स्पायरोमीटर के द्वारा मापते हैं। अगले स्लाइड में है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, अमाशय द्वारा कौन से रस छोड़े जाते हैं?
तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है रेनिन पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl बोलते हैं। अगला है छोटी आंत कितनी लंबी होती है, तो 6.5 मीटर लंबी होती है दोस्तों और 2.5 सेंटीमीटर व्यास में होती है। अगला है प्रश्न पेनक्रियाज में कौन सा एंजाइम होता है, तो एमाइलेज होता है दोस्तों, प्रोटीज होता है, ट्रिप्सिन होता है, कोमाइट्रोसिन होता है, लिपेज होता है। तो इम्पॉर्टेंट है। और पेनक्रियाज के किसका श्रवण करता है, तो इंसुलिन का श्रवण करता है दोस्तों। यह डायबिटीज में अगर कम ज़्यादा होता है तो डायबिटीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आंत में कौन सा एंजाइम होता है, तो यह पेप्टेज तथा माल्टेज होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है, तो दोस्तों 1.5 मीटर होता है, जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर होता है। रेक्टम क्या है, मल रेक्टम दोस्तों बड़ी आंत के जो सबसे लास्ट होता है किनारा या पार्ट, मल पदार्थ को स्टोर करने का स्थान होता है दोस्तों। पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, तो इसका नाम है यकृत है दोस्तों। अगला प्रश्न है रेक्टिव पेशी कहाँ पाई जाती है, तो आँख में पाई जाती है। अगला प्रश्न है थाइमस ग्रंथि की क्या विशेषता है, तो यह उम्र के साथ घटती जाती है। अगला प्रश्न है हार्मोन शब्द की खोज किसने की थी, तो स्टारलिंग ने किया था, किसका, हार्मोन शब्द का। अगला प्रश्न है हृदय के कितने भाग होते हैं, तो दोस्तों हृदय के 4 भाग होते हैं। ये दो भागों में डिवाइड होता है, राइट एक लेफ्ट होता है, तो राइट में 2 भाग होते हैं, राइट आर्टिकल एक लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो बायां होता है लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। अगला है हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त बहता है, तो लेफ्ट साइड यानी बाएं हिस्से में शुद्ध रक्त बहता है। हृदय का मुख्य कार्य क्या है, तो यह फेफड़ों को रक्त भेजना, पूरे शरीर में रक्त भेजना, हृदय गति को नियमित रखना, रक्तदाब नियमित रखना। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। हाइपरटेंशन क्या है, तो दोस्तों जो अधिक रसायनों से रक्तदाब का बढ़ जाना, इसे क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगला प्रश्न है हृदय को रक्त कौन पहुंचाता है, तो शिराएं पहुंचाती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हृदय से रक्त कौन ले जाता है, तो धमनियां रक्त ले जाती हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है एक वयस्क मनुष्य में कितना रक्त मापा जाता है, तो 5 से 6 लीटर मापा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों बायोमैकेनिक्स क्या है, तो यह है वह विज्ञान है जिसमें प्राणी तथा उसके द्वारा प्रयुक्त उपकरणों की गति के विषय में अध्ययन किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किन्सोलॉजी क्या है। अभी तक बायोमैकेनिक्स समझे, अब किन्सोलॉजी क्या है। तो एक जो किन्सोलॉजी होता है दोस्तों, ये प्राणी का शरीर किस प्रकार बल पैदा कर शरीर को गति प्रदान करता है, इन क्रियाओं के अध्ययन करने वाले विज्ञान को किन्सोलॉजी कहते हैं। लेकिन अभी गति क्या है, स्पीड जिसे वस्तुएं जिसकी स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ बदलती रहती गति की अवस्था कहलाती है। अगला क्या है दूरी क्या है, किसी वस्तु द्वारा किसी समांतराल में तय की गई रास्ते की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। अगला है हमारा प्रश्न विस्थापन क्या है, तो उत्तर है वस्तु की प्रारंभ एवं अंतिम स्थितियों के अंत को विस्थापन कहते हैं। चाल क्या है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समांतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, जिसका सूत्र है चाल बटे दूरी बटे समय होता है दोस्तों। अक्सर यूपी टीजीटी में और अन्य एग्जामों में अब ये सब क्वेश्चन देने लगा है बायोमैकेनिक्स का। वेग क्या है, किसी वस्तु द्वारा किसी दिशा में चली गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। एथलेटिक्स के बारे में कुछ जान ले दोस्तों। धावन पथ में प्रत्येक लाइन की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ट्रैक दो प्रकार के जो एथेंटिक होता है 400 मीटर, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड। जो 400 मीटर का होता है स्टैंडर्ड और 200 मीटर का नॉन स्टैंडर्ड में आता है दोस्तों। धावन पथ में रनिंग लेन की चौड़ाई कितनी होती है, 1.22 मीटर से 1.25 सेंटीमीटर होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और 4x100 मीटर रिले में
एक धावक अधिक से अधिक कितनी दूरी दौड़ता है? तो यह दोस्तों 110 मीटर तथा कम से कम 10 मीटर दौड़ता है। बैटन एक्सचेंज जोन क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है, उत्तर है इसका बैटन एक्सचेंज जोन टैग में वह स्थान है जहां खिलाड़ी द्वारा बैटन की अदला बदली की जाती है। एक्सचेंज जोन अब टोटल कितना हो गया है दोस्तों? 30 मीटर का हो गया है। ये जो 20 मीटर दिया गया है दोस्तों, तो अब इसको काट कर कितना कर दीजिए आप लोग? 30 मीटर कर दीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन है 4x100 मीटर रिले में कितने बैटन एक्सचेंज जोन होते हैं? तो 3 होते हैं दोस्तों। एथलेटिक्स में धावन प्रक्रियाओं में फिनिशिंग लाइन अलग अलग होती है? नहीं होती है दोस्तों, फिनिशिंग लाइन सबकी एक होती है एथलेटिक्स में। अगला हमारा बैटन की लंबाई कितनी होती है? तो 200 यानी कि हम कह दें 28 से 30 सेंटीमीटर, या तो हम एम में अगर ज्ञात करेंगे तो 280 से 300 एम होती है। अगला प्रश्न है बैटन का वजन कितना होता है? तो 50 ग्राम का होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बैटन की परिधि कितनी होती है? 12 से 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है पुरुषों में धावक बाधा दौड़ की प्रतियोगिता कितने मीटर की होती है? तो 110 से 400 मीटर की पुरुष की होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और महिलाओं का 100 से 400 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है पुरुष में 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है टोटल? तो 10 होती हैं दोस्तों। बाधा की ऊंचाई पुरुष की 110 मीटर में कितना होता है? ये यूपी टीजीटी का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो 1.067 मीटर होता है। 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। जो स्टार्टिंग होती है बाधा, हमारी स्टार्टिंग लाइन से पहली बाधा, वो 1372 होती है। और जो उसके बीच में होती हैं जितनी भी बाधाएं, वो होती है 9.14 मीटर होती हैं, बीच की जितनी बाधाएं होती हैं। लेकिन जो लास्ट में फिनिशिंग के साइड में होती है, जो लास्ट हमारा हडल होता है, फिनिशिंग लाइन से पहला होता है, वो उसकी जो होता है डिस्टेंस 14.02 मीटर तक होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 400 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 10 होती है दोस्तों। आप लोगों के लिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हुआ था। और ये अगला है हमारा 400 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी क्या होती है? तो पहला होता है 45, फिर 35, फिर 40 मीटर होती हैं 400 मीटर में। तो दोस्तों 400 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई पुरुष के लिए कितनी होती हैं? तो ये 0.91 मीटर होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों रहे आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो में आप लोगों के लिए वन लाइनर के क्वेश्चन लेके आया था दोस्तों। और आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम लगा हुआ है। आप लोग अगर जिस प्रकार से मुझे मोटिवेट करेंगे, उसी अकॉर्डिंग से आप लोग के प्रश्न लेके अपने यूट्यूब चैनल पर आता रहूँगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।